आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ, एआरओ और पेट एग्जाम के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस सीरीज में मिलेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए, कोई तथ्य ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन और आपकी जो समस्या है या कोई प्रश्न है उसका मैं आंसर दे सकूं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। पहला जो प्रश्न है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। यानी जाना ना कि जब भी आप प्रश्न को हल करें, आयोग के प्रश्न क्या है, आपको घुमा देते हैं, ठीक है, तो इसकी बारीक तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, यह प्रश्न है आपका। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और खिलजी की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 4 है। तो देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान की बात कर रहा है, तो सीधे सीधा आप सल्तनत काल में चले गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से उठाकर राजधानी कहां ले आया, वो अपनी दिल्ली ले आया। ये भाई इल्तुतमिश है जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्या है, गुलामों का गुलाम कहते हैं। साथ ही इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का शासक था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ ही इल्तुतमिश के बहुत से पॉइंट हैं, क्योंकि पहली बार जो मकबरा है, भारत में पहला जो मकबरा बना नसरुद्दीन का, सुल्तानगढ़ी में है, दिल्ली में है, तो वो इल्तुतमिश के समय बना था। इसीलिए इसे मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने 2 सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं तो ये गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है। मोहम्मद गौरी का ये भारतीय प्रांत का शासक बना था। उसके बाद में बलबन की बात करें तो बलबन भी गुलाम वंश का तीसरा गुलाम शासक है, क्योंकि 3 ही इसमें गुलाम हुए हैं, आपके ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। गुलाम वंश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन सा था। अब खिलजी की बात करें तो खिलजी में तो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं सवाल का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखिए असत्य पूछा है। देखिए, जब भी आपका सत्य और असत्य की बात करें तो प्रैक्टिकल ये पूछा क्या है, असत्य पूछा है, यानी कंसंट्रेट हो जाना है आपको। राज्य दे रखे, संस्थापक दे रखे हैं, तो चोल जिसका संस्थापक विजयालय, यानी ये तो क्वेश्चन, ये तो जो टॉप पॉइंट है, ये तो सही है। चंदेल, और इसमें दे रखा है जयचंद, हाँ, ये बी ऑप्शन इसका असत्य होगा। क्यों, क्योंकि चंदेल जो कि बुंदेलखंड के शासक थे, इनका जो संस्थापक था वो नन्नुक था। कौन सा था, पहला शासक क्या था, नन्नुक था, जयचंद नहीं था। जयचंद गहरवाल वंश का शासक था और ये इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। क्या थी, कन्नौज थी। और ये 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा, चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसे पराजित कर दिया था। सी ऑप्शन का भी देख लेते हैं, गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो आपका कौन है, श्रीगुप्त है। और मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इस तरह से ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त सही है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, ये भी सही है। और चोल के जो वंश है उसके जो संस्थापक हैं वो विजयालय है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, बी वाला। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अलवर्णी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, इसको समझने की जरूरत है। भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, भारतीय गणित, या इनमें से सभी। तो देखिए, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस आक्रमण के साथ में जो आपके अलवर्णी हैं ये भी भारत में आए थे। ये आए और इन्होंने यहाँ पर संस्कृत और यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया, यहाँ की खगोल की, सांस्कृतिक, कल्चर, त्योहार, इन सब के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में सब कुछ लिखा है। किताब उल हिंद है। मैं कभी जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस किताब के मैं कौन कौन से
प्रमुख बिंदु दे रखे, दिखाऊंगा भी आपको, है वो मेरे पास किताब रखी भी हुई है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन यहां और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत में लिखे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन है? तो इसका नाम क्या है? अलवर्णी है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण था कि पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया और भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया था, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अलवर्णी हो जाएगा। यही अलवर्णी बताते हैं, राम कथा के बारे में बताते हैं, दीपावली के बारे में भी बताते हैं। और दीपावली के बारे में तो उन्होंने ये कहा है कि वो राजा बलि से संबंधित है। तो इसी किताब में मालूम पड़ता है कि दीपावली का जो संबंध है वो राजा बलि जो दक्षिण के उनसे है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बिजारत मतलब है जहां पर वजीर जो हुआ करता था वो अत्यंत प्रभावशाली हो गया, यानी वजीर का जो पद है वो अत्यंत प्रभावशाली किस सुल्तान के समय हुआ, किस वंश के समय हुआ? प्रश्न की डिमांड ये है। तो देखिए, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, इलवरी वंश है और खिलजी वंश है। इसका जो राइट आंसर है वो है तुगलक वंश में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो 5 कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? देखिए क्या, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था? मोहम्मद गौरी, अलतकीन, सुबुक्तकीन और महमूद गजनबी। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला सुल्तान कौन कहा जाता है? महमूद गजनबी कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम बार किसी खलीफा ने सुल्तान की उपाधि जिसको दी थी तो वो कौन था? वो आपका महमूद गजनबी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? महमूद गजनबी हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। जनश्रुति में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। वो तथ्य बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि 17 बार आक्रमण, 17 का जो आंकड़ा है उसका संबंध आपका महमूद गजनबी से है और भारत पर उसने लगातार 17 बार आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जवाबित कौन थे या जवाबित क्या थे? ठीक है, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, कृषि संबंधित कानून और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो जवाबित थे तुगलक काल में, सल्तनत काल में, वो क्या होते थे? स्टेट के लॉ होते थे, राज्य के कानून होते थे। लेकिन कृषि वाला एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है कि दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये कई बार प्रश्न आया है, तो मैं थोड़ा सा टच करते हुए आपसे अन्य जो तथ्य हैं वो ले चलता हूं, जैसे कि अगर इससे संबंधित को और रिलेटेड कोई अगर प्रश्न आता है तो आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि आप ने अगर हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। हमारी टीम लगातार आपको ये बना के देती है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रिसर्च के बाद में जिनके आने की प्रबल संभावना है। जब आप परीक्षा देंगे और निश्चित रूप से हमारे सब वीडियो देखेंगे तो आपको हमारे इन कहे हुए बातों पर जरूर विश्वास होगा, क्योंकि जो भी हमारी टीम है सारे लोग मेंस लगातार लिख रहे हैं और यूपीएससी क्वालिफाई जो कर चुके हैं साथी वो लगातार हमको गाइड करते हैं, पूरी टीम को गाइड करते हैं। तो इसलिए आपके पास जो भी मैटर जाता है वो तथ्यपरक होता है, महत्वपूर्ण होता है और अपडेट होता है और एग्जाम जो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि ये जब आप नोट करें, अब जब इस वीडियो को देखें तो अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जब आपके खुद के नोट्स होंगे तो उसे रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। प्रश्न क्या है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किए? उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसे मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार करना था। साथ ही वो चाह रहा था कि जो जिस तरह से ईरान का जो वैभव था वो गजनी में आ जाए, गजनी में विद्वान रहे, प्रौद्योगिकी का विकास हो, तो वो अपने राजधानी को अपग्रेड करना चाहता था, साथ ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था, विस्तार देना चाहता था। उसे चाहिए था पैसा, और पैसे के लिए ये विख्यात था कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत के मंदिरों में बहुत सोना है, इसीलिए उसने लगातार भारत पर आक्रमण किया भी था।
उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो सोमनाथ पर आक्रमण है। सोमनाथ गुजरात में स्थित है और वहां से उसे बहुत बड़ी संपत्ति मिली और उस संपत्ति से उसने अपने गजनी में काफी विकास कार्य कराए। और जो गजनी का जो वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है वो सोमनाथ से लूटी हुई संपत्ति और पैसों से है। क्वेश्चन सॉरी, ये प्रश्न क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमनाथ पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये तुर्कों की 64 जो शाखाएं थी उसमें से एक महत्वपूर्ण शाखा थी। और अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था और अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा। लेकिन उसी के समय एक सेनाध्यक्ष भी था, गाजी मलिक। ये क्या बना? ये बाद में तुगलक वंश का संस्थापक यानी पहला शासक बना था। ठीक है, तो नाम क्या है? गाजी मलिक। अगला जो प्रश्न है वो है 9 नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? अभी मैंने डिस्कस किया था, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। अब देखो, ये प्रश्न आपको तथ्य परक है। अब जैसे आप आयोग की परीक्षा देते हैं तब इसमें 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। 2 का मतलब है चारों में कंफ्यूजन हो सकते हैं। महमूद गजनवी, अगर आपके दिमाग में धर्म घुसा हुआ है तो आप तुरंत सोचेंगे कि मूर्ति तोड़ने आया, धन लूटने आया। ठीक है, लेकिन अन्य कारण क्या है कि इस्लाम का भी प्रचार है। देखिए, उसका भारत में आने का केवल एक कारण था कि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मंदिरों में सोना, चांदी और धन संपदा रखी हुई थी, उसको ले जाकर के वो विस्तार करना चाहता था। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना। ध्यान रखिए, मूर्तियों को वो तोड़ क्यों रहा था? भारत पर आक्रमण कर रहा है तो मूर्ति तोड़ने थोड़ी आएगा भाई, पहली बात है। लेकिन जिस मंदिर में संपत्ति रखी थी तो इसलिए उसको तोड़ने के निकालना जरूरी था, तो इसलिए मूर्तियों को तोड़ना उसका उद्देश्य नहीं है, उसकी मजबूरी हो गई। ध्यान रखना, यानी मूर्ति तोड़ना उसका प्रथम उद्देश्य नहीं था। दूसरा, आपका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यह आपका राइट आंसर है क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए था। क्योंकि मध्य एशिया की और जो खानाबदोश जातियां थी वो लगातार माइग्रेट करती थी और इस साम्राज्य को हानि पहुंचाती थी, तो वो उनको कंट्रोल करना चाहता था और अपनी जो सीमा है वो आपकी कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर तक ले जाना चाहता था। तो इसका मेन उद्देश्य था। अब इस्लाम का प्रचार करना, देखिए, अगर वो इस्लाम का प्रचार करना होता तो यहां से जाने के बाद फिर भारत में आता और स्टेट स्थापित करता, वो उसने नहीं किया, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। यानी देखिए, वो इस्लाम का प्रचारक एज चूंकि मुस्लिम था इसलिए मान लिया जाए, लेकिन भारत पर आक्रमण करना इस्लाम का प्रचार उसका उद्देश्य नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा आपका? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और ये मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर महमूद गजनवी आता है तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? देखिए, शेरशाह, अकबर, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। देखिए, यहां पर फिर कंफ्यूजन हो सकते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? अब यहां पर अकबर हो सकता है, लेकिन अकबर ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर क्या था? फारसी थी। ठीक है, और क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन ये सिक्के सोने के थे। किसके थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं। सिक्के किसके थे? ये सोने के सिक्के थे। जब पूछा एक प्रश्न में क्या है, चांदी का है, तो चांदी का सिक्का केवल आपने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग महमूद गजनवी ने जारी किए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि किसने हिंदू देवताओं के सिक्के जारी किए संस्कृत अभिलेख के साथ, फिर आपका आंसर अकबर भी हो जाएगा और फिर मोहम्मद गौरी भी हो जाएगा। ध्यान रखना, अकबर और मोहम्मद गौरी ने संस्कृत लिख के साथ में हिंदू देवी देवताओं को क्या बनाया है? अपने सिक्कों पर निशान बनाया उनका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत गंभीर बात थी, मैंने बता दिया कि चांदी और सोने पे कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना है। अब प्रश्न आया 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय
भारत आए विद्वान अनुवर्णी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, किताबुल हिंद, किताबुल रहला, किताबुल खिराज, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो किताबुल हिंद है। ठीक है, किताबुल रहला किसकी है? ये इब्न बतूता की पुस्तक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में 1333 में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? किताबुल हिंद है। अगला जो प्रश्न है वो है 12, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्की, मुगल, यूनानी और अंग्रेज। क्या है? तुर्की, मुगल, यूनानी और अंग्रेज। आपने सुना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए क्या हुआ? उसकी डेथ ही हुई थी, है ना। घोड़ों से जो खेला जाता है एक तरह हॉकी का टाइम, हॉकी का खेल, तो वो उसे क्या बोलते हैं? पोलो बोलते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो तुर्कों ने की है। किसने की है? तुर्कों ने। और तुर्कों में ये खेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी था। जब भी ये लड़ने आते थे और जब खाली टाइम रहते थे तो फिर ये पोलो को ही खेलते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोलो का जन्मदाता कौन है भारत में? वो है तुर्की लोग हैं। अब यहां पर मैं अपने थोड़े से मतलब की बात कर लेता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो। अगर कोई अभी तक इस जो 12 मैंने प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, हल कराए हैं, इससे कोई संबंधित अगर तथ्य आता है, कोई पॉइंट न समझ में आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।